नमस्कार बच्चों। हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का अगला और आखिरी टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इससे पहले हमने केवल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। अब हम इस नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद हम नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म और बाल्कन स्टेट के कंडीशन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। 1871 आते आते यूरोप के बड़े देश इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ये सब नेशंस के रूप में बाहर आ चुके थे। अब ये नेशन या देश अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए तथा शक्तियों को बढ़ाने के लिए कमजोर देशों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिए थे। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इम्पीरियलिज्म यानी उपनिवेशवाद। नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म में क्या डिफरेंस है? नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद, अपने देश के लिए प्रेम। और ये कब आता है? जब एक पूरे समूह के लोग एक ही सेंस में आ जाए, मतलब एक ही नेशंस को मानने लगे, तो वो क्या कहलाता है? नेशनलिज्म कहलाता है। नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट गिव अ नेशन ए सेंस ऑफ यूनिटी। नेशनलिज्म क्या देता है? हमें एक सेंस ऑफ यूनिटी देता है। जब किसी जगह के लोग जब एक ही नेशंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं या उससे अपने आप को जोड़ने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। जैसे अभी देखिए, नेशनलिज्म हमारे लिए क्या है? अपने कंट्री के लिए बहुत प्रेम है ना, यही क्या है? नेशनलिज्म है। कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जैसे फ्लैग और नेशनल एम्बलम, अशोक चक्र। ये सब क्या है? ये सब राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कुछ सिंबल्स हैं। इसके अलावा कुछ एलोगारी भी यूज किए जाते हैं, जैसे भारत माता का एलोगारी। और इसके अलावा हर एक नेशन का एक अलग राष्ट्रगान होता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। हर एक नेशन का अपना अपना एक राष्ट्रगान होता है, नेशनल एंथम होता है। तो नेशनलिज्म क्या है? अपने देश के लिए प्रेम की भावना जगाना। ये क्या होता है? नेशनलिज्म कहलाता है। और ये पूरे एक यूनिटी का एक काम करता है, सेंस ऑफ यूनिटी बनाता है ये। जबकि इम्पीरियलिज्म क्या है? इम्पीरियलिज्म इसे होता है जब कोई एक मजबूत देश किसी एक कमजोर देश पर अपने पावर्स को यूज करके उसके ऊपर शासन करने लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इम्पीरियलिज्म बोलते हैं। जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिया के ऊपर इम्पीरियलिज्म किया था। मतलब इंडिया क्या था? उस समय कमजोर था, यहाँ की शक्ति आपस में लड़ रही थी, तो इस कमजोरी का फायदा उठा करके फूट डालो और राज करो, ये नीति अपना करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाने लगे। ठीक है, ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने कई देशों में अपना जो कमजोर देश थे उनके ऊपर जाकर के शासन किया और उनके संसाधनों को क्या किया? अपने पास ले लिया। जैसे हमारे यहाँ संसाधन जो थे, हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज थे, जैसे कोल, आयरन, या यहाँ के कपड़े, यहाँ के कॉटन्स, ये सब रिसोर्सेज थे। इन सब रिसोर्सेज को कहाँ ले गए? ब्रिटेन लेके गए। तो ये इस प्रोसेस के लिए उन्होंने क्या किया? इम्पीरियलिज्म किया। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इम्पीरियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर अ वीक कंट्री बाय ए पावरफुल वन। किसी कमजोर देश के ऊपर किसी पावरफुल कंट्री के द्वारा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंट्रोल कर लेना, इसे क्या बोलते हैं? इम्पीरियलिज्म बोलते हैं, उपनिवेशवाद। जैसे इंडिया के ऊपर किसका इम्पीरियलिज्म था? ब्रिटेन का था। तो ब्रिटिश एम्पायर, देखिए ये मैप दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल था। देख सकते हैं इंडिया भी है इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा और कुछ पार्ट चाइना का भी कुछ पार्ट था, जिसे आज हांगकांग बोलते हैं। तो ऐसे कई देश क्या थे? ब्रिटिशर्स के इम्पीरियलिज्म थे। ऐसे फ्रांसीसियों के कई बहुत सारे देश क्या थे? इम्पीरियलिज्म में थे, उनका भी उपनिवेश था। कमजोर देश पे जाते थे, शासन करने लगते थे।
और ब्रिटिश थे, और जर्मन वाले भी बाद में, जब जर्मन यूनिफिकेशन हो गया उसके बाद जर्मन वाले भी और इटली वाले भी ऐसे कई जगह पे जाके क्या कि कब्जा करके वहाँ पे शासन करने लगे। ठीक है, तो ये सब इसे क्या बोलते हैं, इम्पीरियलिज्म बोलते हैं। ये देख सकते हैं ब्रिटेन का इम्पीरियलिज्म है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये पूरा था। ये इंडिया के इधर जाएंगे तो आपको म्यांमार मिलेगा, म्यांमार और मलेशिया, ब्रुनेई, ये सब जगह पे कौन शासन कर रखा था, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनका शासन था। ऐसे ही फ्रांस का भी अलग अलग जगह पे क्या था, इम्पीरियलिज्म था। तो ये ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का, एम्पायर का एरिया है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, नेशनलिज्म क्या है, अपने देश के लिए लव की फीलिंग करना, अपने देश को प्रेम करना, इसे क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। अपने देश के लिए प्रेम क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ये एक तरह का सेंस ऑफ यूनिटी है, एकता की भावना लाता है। जबकि इम्पीरियलिज्म क्या है, ये कोई मजबूत देश जब किसी कमजोर देश पर शासन करने लगता है तो इसे क्या बोलते हैं, इम्पीरियलिज्म बोलते हैं। उसकी पूरी शासन व्यवस्था को कंट्रोल में लेता है, उसे क्या बोलते हैं, इम्पीरियलिज्म बोलते हैं। अब अगला है बाल्कन रीजन। ये बाल्कन रीजन क्या है, यहाँ पर मैंने जो मैप दिखाया था, इस मैप में अगर आप इस थोड़ा जूम कर जाएंगे तो देखिएगा आपको ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक सी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एड्रियाटिक सी। क्या नाम है सी का, एड्रियाटिक सी। और इस पूरे एरिया पर पहले ऑटोमान एम्पायर का शासन हुआ करता था, इस पूरे एरिया पर। और इधर भी ऑटोमान एम्पायर क्या होता था, कंट्रोल था। ऑटोमान एम्पायर मूलतः आज जो टर्की है वहीं पर हुआ करता था, यहीं तक। आप अभी यहीं पे है, अभी वर्तमान में ऑटोमान एम्पायर का जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ पे है, केवल यहीं से मूल उनका शासन होता था। लेकिन ये सब एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब एरिया तक इनका क्या था, कंट्रोल था ऑटोमान एम्पायर का। ये ऑटोमान एम्पायर जब धीरे धीरे कमजोर होने लगा तो वहां से कई सारी कंट्रीज बाहर आए। ठीक है, ये सब कंट्रियां क्या हो गए, बाहर आए यहाँ से। कहाँ से, ऑटोमान एम्पायर से। और क्यों बाहर आया, क्योंकि ऑटोमान एम्पायर धीरे धीरे वीक हो रहा था। और वीक होने से क्या हो रही थी, यहाँ पे नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ रही थी, रोमांटिक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ रही थी। और उसकी वजह से लोग अपने देशभक्ति वाली भावना आ रही थी, और लोग ऑटोमान एम्पायर से अपने आप को अलग कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ देश बने जिसे हम बोलते हैं बाल्कन रीजन, इसे बोलते हैं बाल्कन्स। इस रीजन को क्या बोलते हैं, बाल्कन। और यहाँ के रहने वाले लोगों को बोलते हैं स्लाव। ठीक है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, बाल्कन रीजन। जैसे ये हमारे क्या है, ये अगर आप देखेंगे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ रहने वाले तो कई सारे लोग हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या है, इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप है ये। यहाँ पे कई सारे देश है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, ये सब क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट है। ऐसे ही यहाँ पे एक रीजन है बाल्कन रीजन। अब बाल्कन रीजन के रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं, स्लाव बोलते हैं, SLAVE। ठीक है, तो ये हो गया बाल्कन रीजन। अब देखिए बाल्कन रीजन में के बारे में हम जानते हैं। द बाल्कन रीजन कंसिस्ट ऑफ रीजन ऑफ मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवानिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो। ये सब कंट्रीज जो आज वर्तमान समय में है, ये सब पहले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ऑटोमान एम्पायर था, उसी के अंतर्गत आते थे। लेकिन जब ऑटोमान एम्पायर वीक हो गया तो ये सब कंट्रियां वहां से क्या हुई, बाहर आई। और इन्हीं कंट्रीज को क्या बोलते हैं, इन सारी कंट्री के एरिया को क्या बोलते हैं, बाल्कन रीजन बोलते हैं। और यहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं, स्लाव बोलते हैं, SLAVS, स्लाव्स। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. बाल्कन का अधिकतर पार्ट किसी कंट्रोल में था, ऑटोमान एम्पायर में के कंट्रोल में था। ऑटोमान एम्पायर मुस्लिम एम्पायर था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ग्रीस किस तरीके से ऑटोमान एम्पायर से फ्री हुआ था। वहाँ पे क्या किया गया, रिलीजियस रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड किया गया।
जिसकी वजह से लोग बाहर आए घरों से और आंदोलन किया उन्होंने। इसके अलावा उनको कुछ शक्तियों, कुछ बाहर से वीपन्स भी दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने आप को 1832 के आसपास ही ग्रीस ने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से फ्री कर लिया। When Ottoman Empire collapsed, these nations get disintegrated. It initiated nationalism in Balkan region. जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ गया, कोलैप्स हो गया, कोलैप्स मतलब जब कमजोर पड़ गया एकदम, तो उस समय कई सारे कंट्रीज वहां से उस रीजन से बाहर आए। किस रीजन से? बाल्कन रीजन से। सून द जैसे ही कंट्रीज बनने लगे, सून द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड एंड द सिचुएशन ऑफ दिस रीजन बिकम अनस्टेबल। देखिए, जब यहाँ पे छोटे छोटे जो कंट्री बनने लगे, तो इन कंट्री के अंदर जो लोग रहते थे, उनके अंदर देशभक्ति की इतनी ज़्यादा भावना थी कि अपन इनका इतिहास, इनको लोग, वहाँ के जो पोएट थे, जो कवि थे, जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने जैसे कंट्री फ्री गेट हुआ, रोमानिया, बुल्गारिया सब, तो जैसे कंट्री फ्री हुआ तो वहाँ के लोग तुरंत, वहाँ के आर्टिस्ट और वहाँ के पोएट्स, इन लोगों ने क्या किया, पुरानी कहानियाँ, पुरानी चीज़ों को चित्रण के रूप में बाहर लाने लगा। जब बाहर लाए तो जब लोग देखते थे तो लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जगती थी, और लोग क्या होते थे, नेशन के लिए अपनी फीलिंग उनकी बढ़ती थी, और वो चाहते थे कि उनका एरिया क्या हो जाए, एक्सटेंड करे। ठीक है, जैसे आप यहाँ मैप देख सकते हैं, ये सब एरिया, जैसे ये बोस्निया है, ये सर्बिया है, ठीक है, तो इन सब, ये सब ग्रीस तो पहले अलग हो गया था, 1871 के बाद का समय पढ़ रहे हैं। तो बुल्गारिया जैसे हमारी कंट्री बना, बुल्गारिया क्या करता था, या रोमानिया, तो रोमानिया के लोग या बुल्गारिया के लोग जब इनके नेशनलिज्म वाली फीलिंग आती थी, तो ये लोग क्या करते चाहते थे कि मान लो बुल्गारिया छोटा था, इतने बड़े एरिया में था, तो ये लोग क्या कर चाहते थे कि हमारा पुराना जो टेरिटरी है उनको मिल जाए, क्योंकि अब एम्पायर खत्म हो गया था, तो ये चाहते थे कि जो पुराना हमारी टेरिटरी है फिर से वापस मिल जाए। तो ये क्या करते थे, आपस में सब कंट्रीज लड़ते रहते थे, क्योंकि ये सब चाहते थे कि हमारा एरिया बढ़ जाए। तो जब ये कंट्रीज आने लगे, जब ये बाहर आए कंट्रीज, तो इनके बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, और कंट्रीज क्या होने लगे, अनस्टेबल होने लगा पूरी तरीके से बाल्कन रीजन, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज थे और इनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, यानी अनस्टेबल कंडीशन पूरा बन गया। In the race to expand their territories to Balkan area, in the race to expand their territories, क्योंकि टेरिटरी को बढ़ाने के रेस में the Balkans area become an area of intense conflict। ये बाल्कन एरिया क्या बन गया, झगड़े का एक बड़ा कारण बन गया। ठीक है, तो क्योंकि सारे जो छोटी कंट्रीज थे वो चाहते थे कि अपना टेरिटरी क्या करें, बढ़ाएं, तो इसी वजह से इनके बीच में झगड़े का एक क्या बन गया, एक कारण बन गया। और जब झगड़ा होता है, कहते हैं कि जब झगड़े होते हैं तो तीसरा कोई फायदा उठा लेता है, तो इसी बीच में इतने कमज़ोर थे, तो कुछ कंट्रीज जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब सोचे कि अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इन्होंने सोचा किसी कमज़ोर वाले को सपोर्ट कर दिया जाए, या इनको, क्योंकि देखिए चाहे रसिया हुआ, रसिया यहाँ, ये रहा रसिया, ये एरिया, ये कहाँ, रसिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये सब कंट्री, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, ये सब चाहते थे कि अपना एरिया एक्सटेंड करके यहाँ तक पहुँचाया जाए, क्योंकि कमज़ोर है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, इम्पेरियलिज्म यहाँ तक अपना प्रभाव डाला जाए। इसी प्रभाव डालने के लिए ये सब कंट्रियाँ भी आपस में, जब इनके झगड़े के बीच में वो भी सब कूद गई, रसिया वाले किसी और के साथ, जर्मनी वाले किसी और के साथ, और ऑस्ट्रिया हंगरी वाले किसी और के साथ, तो सारी कंट्रियाँ यहाँ पे किसी न किसी कंट्री, छोटी कंट्री के क्या हो गई, सपोर्ट पे हो गई, और इनकी लड़ाइयों में खुद शामिल हो गई। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि सारी कंट्रियां लड़ते लड़ते इतनी लड़ाइयाँ हुई, ग्रेट पावर्स लाइक रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी वेयर कीन टू कंट्रोल ओवर दिस एरिया, दिस रिजल्ट द सीरीज ऑफ वार, और कई सारी लड़ाइयाँ हुआ, और अंत में क्या रिजल्ट हुआ, 1914 में होने वाला फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये उन्हीं सारी लड़ाइयों का रीजन था। तो मैंने क्या बताया आपको, आज मैंने आपको बताया नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म में डिफरेंस। नेशनलिज्म क्या है, देश के लिए प्रेम, राष्ट्र भावना, और इम्पेरियलिज्म क्या है, ये उपनिवेशवाद, यानी जब एक जो मोर पावरफुल कंट्री कम पावरफुल कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसके अलावा हमने पढ़ा बाल्कन रीजन के बारे में। बाल्कन रीजन क्या होता है,
ये एक रीजन है जो पहले ऑटोमान एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था। ये ईस्ट यूरोप के अंतर्गत आता है और ये पहले ऑटोमान एम्पायर के अंतर्गत आता था, लेकिन जब ऑटोमान एम्पायर कोलैप्स हो गया तो ये सारी कंट्रियाँ मतलब आने लगी, बाहर आने लगी, और धीरे धीरे क्या होने लगा, कंट्री आने लगी तो रोमांटिक नेशनलिज्म की वजह से ये अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए ये आपस में संघर्ष करने लगे। और इस संघर्ष में कौन आ गया, ग्रेट पावर्स आ गए, और जिससे ये संघर्ष और बड़ा हो गया और अंत में क्या हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया। जैसे देखिए इंडिया और पाकिस्तान में जब युद्ध हो रहा था तो कई कंट्री इंडिया की तरफ आ गए थे। जैसे रसिया किसी तरफ था, रसिया उस समय सोवियत संघ था, लेकिन उस समय रसिया किसके सपोर्ट में आ गया, इंडिया के। अब पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन था, यूएसए था। तो ये कहीं छोटी लड़ाई थी, अगर कहीं बड़ी लड़ाई होती एक व्यापक के तौर पे, तब फिर वो सारी कंट्री आकर के और अपने तोप और बारूद को यहाँ लगाती और दोनों देश क्या होते, लड़ते। ठीक है, तो इससे क्या होता, जो कंट्री मान लीजिए इंडिया जीत जाती तो इससे रसिया क्या होता, वो पावरफुल बना जाता। अगर पाकिस्तान, तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, अगर वो जीत जाता तो ये माना जाता कि अमेरिका ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सब कंट्रियाँ आपस में ऐसा करती रहती हैं। जैसा भी अमेरिका देखिए इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, कभी किसी और का सपोर्ट करेगा, किसी और का सपोर्ट करेगा, रसिया कभी किसी और का सपोर्ट करता है। तो ये सब डिप्लोमेटिक ही चलता रहता है और युद्ध चलते रहते हैं। युद्ध से क्या नुकसान होता है, और नुकसान यही हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो ये सारी कंट्रियाँ इतने लड़ी कि इनका जो इम्पेरियलिज्म था वो भी जहाँ पे इंडिया में इनका शासन था उस समय, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, तो जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो उनको सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। सैनिक कहाँ ले आते थे, यहीं से फोर्सफुली ले आते थे, जबरदस्ती भर के, और वहाँ पे लड़ाते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे टैक्सेस भी बढ़ा देते थे, क्योंकि वहाँ युद्ध में पैसा लगता है, तो टैक्सेस भी बढ़ा देते थे। तो यहाँ के लोग क्या होते थे, गुस्से में आते थे। जब युद्ध हुआ तो इम्पेरियलिज्म कमजोर भी हो गया, क्योंकि उस समय जहाँ वो शासन किए थे वहाँ पे वो कमजोर पड़ जाते थे, और इसी कमजोरी वजह से नेशनलिज्म राइज अप हुआ। इंडिया में देखिए मेन जो नेशनलिज्म राइज अप कब हुआ, यही फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। गांधी जी आए 1950 में, 1950 के बाद गांधी जी के आने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना आंदोलन हुआ कि अंत में सेकंड वर्ल्ड वार आते आते या ख़त्म होते होते क्या हुआ, उनको छोड़ के जाना ही पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत का राष्ट्रवाद, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।